हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एसएसटी में यूनिट 7 का पहला टॉपिक है संसाधन, प्रकार, संरक्षण और पोषणीय विकास। इससे भी एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। अगर आपने पिछला एग्जाम दिया हो रीट का तो आपको पता होगा निम्न में से जैव संसाधन नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। आपके सामने 4 ऑप्शन थे, जिनमें से 3 ऑप्शन तो थे जैव संसाधन और एक था अजैव संसाधन। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है। पिछली बार नॉर्मल क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी अपन इसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन जो होते हैं प्राकृतिक और मानवीय संपदा होते हैं, जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जिम्मरमैन जो है इसने संसाधन की परिभाषा दी है कि संसाधन का अर्थ जो है किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है, और ये उद्देश्य किसकी पूर्ति करता है, व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। तो जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन का अर्थ क्या है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है, और ये उद्देश्य जो है किसकी पूर्ति करता है, व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। अब अपन संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में। संसाधन कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम या मानवीय संसाधन। सबसे पहले आता है नवीकरणीय योग्य संसाधन प्राकृतिक संसाधन में, जो कि खत्म होने के बाद जिनका अपन पुनः उत्पादन कर सकते हैं। जैसे सतत या प्रवाह संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें कौन सा आएगा, पवन है, जल है। तो ये सतत या प्रवाही प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय योग्य, जो कि पुनः उत्पादित किए जा सकते हैं बरसात के माध्यम से। फिर दूसरा आता है जैव संसाधन, जिनमें क्या क्या आएगा, प्राकृतिक वनस्पति, जिसके अंतर्गत वन आएगा, और दूसरा है वन्य जीव। दूसरा आता है प्राकृतिक संसाधन में अनवीकरण योग्य संसाधन, जिसमें पहला आता है पुनःचक्रीय, जैसे धातु है, और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन है। अनवीकरण का यहाँ पर अर्थ है कि जो संसाधन एक बार खत्म हो जाते हैं तो उन्हें पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जिसमें पहला कौन सा है, पुनःचक्रीय संसाधन, जैसे धातु आ जाएगी इसमें, और दूसरा है अचक्रीय संसाधन, जैसे जीवाश्म ईंधन आदि। दूसरा आता है कृत्रिम या मानवीय संसाधन, जिसके अंतर्गत आएगी संरचनाएं और संस्थाएं, और दूसरा है मात्रा और गुणवत्ता। फिर अगला अपन देखते हैं उपयोग की सततता के आधार पर या समाप्यता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो उपयोग की सततता के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, नवीकरण अर्थात नवीनीकरण योग्य या असमाप्य, जो कभी खत्म नहीं होंगे। दूसरा है अनवीकरणीय योग्य या समाप्य, जो समाप्त होने के बाद पुनः उत्पादित नहीं किए जा सकते। और तीसरा है चक्रीय संसाधन। तो उपयोग की सततता के आधार पर या समाप्यता के आधार पर संसाधनों के 3 प्रकार होते हैं। फिर आता है उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं संसाधन के। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। फिर इसके बाद आता है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, जैसे ऊर्जा संसाधन है, इसमें भी समाप्य संसाधन और असमाप्य ऊर्जा संसाधन आएंगे। जैसे समाप्य में आएगा लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, तो ये हैं समाप्य ऊर्जा संसाधन। और असमाप्य ऊर्जा संसाधन में आएगा वायु, जल और ऊर्जा। इसी प्रकार कच्चा माल के अंतर्गत क्या आएगा, खनिज, जिसमें लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आएगा। फिर आएगा वनस्पति, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति आएगी, जैसे लकड़ी है, प्राकृतिक शैवाल है। फिर आएगी कृषिगत वनस्पति, जिसके अंतर्गत क्या आएगा, जो अपन उगाते हैं, रबड़, गन्ना, कपास, धातु आदि। फिर आएगा पशु व जीव जंतु, जैसे जंगली, समुद्री, पालतू जीव जानवर है वो। फिर आता है खाद्य पदार्थ, जिसके अंतर्गत क्या आएगा, खनिज, जैसे नमक है। वनस्पति में जैसे कंदमूल, खाद्यान्न, सब्जियां आती है। फिर पशु और जीव जंतु। फिर स्वामित्व के अनुसार संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के अनुसार व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। फिर इसके बाद पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। इसमें आप ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर आपको बताया था 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। पिछली बार जैविक संसाधन में से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से जैव संसाधन नहीं है। तो याद रखिएगा, जैव संसाधन किसे कहते हैं, जिन संसाधनों की प्राप्ति हमें जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हैं, वनस्पति जात, समस्त प्राणी जात, मत्स्य जीवन, चरागाह, पशुधन क्या है, जैव संसाधन है। तो इन संसाधनों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, जीव मंडल से होती है, और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जो क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, सभी प्रकार की वनस्पति आ जाएगी, पेड़ पौधे आ जाएंगे, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, चरागाह, पशुधन क्या है, जैविक संसाधन है। और अजैविक संसाधन क्या होते हैं,
वे सारे संसाधन जो कि निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अथवा सभी प्रकार के जड़ या निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधन क्या कहलाते हैं? अजैविक संसाधन कहलाते हैं। जिनमें जीवन नहीं होता है और निर्जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अजैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हो गई, धातुएं, समस्त खनिज, भूमि, मिट्टी, पवन, जल, सौर, ज्वारीय या भूतापीय तथा भूतापीय ऊर्जा क्या है? अजैविक संसाधन जो कि निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अर्थात सभी प्रकार के जड़ या निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधन जो है क्या कहलाएंगे? अजैविक संसाधन कहलाएंगे। याद रखिएगा, इसके उदाहरण जरूर याद रखिएगा। चट्टानें, धातुएं, समस्त खनिज, भूमि, मिट्टी, पवन, जल, सौर, ज्वारीय तथा भूतापीय ऊर्जा। अब आता है उद्देश्य के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? पहला है ऊर्जा शक्ति संसाधन, अर्थात जिन संसाधनों के उपयोग से ऊर्जा या शक्ति हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं? ऊर्जा शक्ति संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, मानव शक्ति, पशु शक्ति आदि क्या है? ऊर्जा शक्ति संसाधन होते हैं। इसमें दो प्रकार है इसके। परंपरागत संसाधन, जिन संसाधनों का प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है वो क्या कहलाते हैं? परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जिन संसाधनों का बहुत प्राचीन काल से उपयोग होता आ रहा है वो क्या कहलाते हैं? परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे क्या है परंपरागत संसाधन में? उदाहरण में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तापीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, जल विद्युत है, भारी जल, किसके अंतर्गत आएंगे? परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और गैर परंपरागत में क्या आता है कि जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी किया जाने लगा है वो क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे क्या आएगा गैर परंपरागत के अंतर्गत? अभी किसका उपयोग किया जाने लगा है? सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, हाइड्रोजन ऊर्जा का, महासागरीय ऊर्जा का, भूतापीय ऊर्जा का, बायोमास ऊर्जा का और बायोगैस ऊर्जा का। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत आएंगे। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार की, गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन। गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन में क्या आएगा कि जिन संसाधनों का उपयोग कच्चे माल और निर्माण उद्योगों में किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? गैर ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। कच्चे माल और निर्माण उद्योगों में जिनका उपयोग होता है वो गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या आएगा? लोहा हो गया, सोना, चांदी, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा आदि। फिर इसके बाद आता है उपयोग की सततता या समाप्यता के आधार पर। इसके अंतर्गत पहला आता है नवीकरणीय योग्य या असमाप्य संसाधन, कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय योग्य या पुनः पूरित योग्य संसाधन कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन से उदाहरण आएंगे? जैसे मानव है, पशु है, वन है, जल है, पवन ऊर्जा, पवन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय योग्य, अर्थात इन्हें एक बार खत्म होने के बाद इन्हें वापस उत्पन्न किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? नवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत आएंगे। आप याद रखना, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। फिर इसके बाद आता है अनवीकरणीय योग्य या समाप्य संसाधन, जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद उनका पुनः प्राप्त उन्हें नहीं किया जा सकता, पुनर्स्थापित उन्हें नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय या सीमित संसाधन कहलाते हैं। जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, जीवाश्मी ईंधन, ये क्या है? एक बार खत्म होने के बाद इनको पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है और इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए कौन से संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। और इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं जो होती हैं ये पुनः चक्रीय होती हैं तथा जीवाश्मी ईंधन अचक्रीय हैं तथा एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे किसी का घर है, भूखंड है, घर है आदि, किसके कौन से संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन है। फिर आता है सामुदायिक स्वामित्व संसाधन। इसके अंतर्गत क्या होता है? ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे चारण भूमि है, चरागाह भूमि, शमशान भूमि, तालाब, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, किसके अंतर्गत आते हैं? सामुदायिक स्वामित्व संसाधन के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन क्या हैं? राष्ट्रीय हैं। जैसे सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि जो है, और 12 समुद्री मील 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र और इसमें पाए जाने वाले संसाधन क्या हैं? राष्ट्र की संपदा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आएंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जैसे
तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। आप याद रखिएगा कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, तो 200 किलोमीटर की दूरी से परे। फिर आता है विकास के स्तर के आधार पर। पहला आता है इसमें विकास के स्तर के आधार पर में संभावी संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है, क्या कहलाते हैं? संभावी संसाधन कहलाते हैं, अर्थात भविष्य में इनका उपयोग किया जाएगा। जैसे भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, लेकिन इनका सही ढंग से विकास अभी तक नहीं हुआ है। फिर आता है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास जो है किस पर निर्भर करता है? याद रखिएगा, संसाधनों का जो विकास है वो प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर संसाधनों का विकास निर्भर करता है। फिर इसके बाद आता है अंतिम है भंडार। तीसरा है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, वे किसमें शामिल है? भंडार में शामिल है। जैसे जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। इसके लिए ये किसमें शामिल हो गया है? भंडार में शामिल हो गया है। फिर इसके बाद आता है संचित कोष। ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा होते हैं, संचित कोष, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। और संचित कोष का उपयोग जो है भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है और नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में उपयोग किया जा सकता है। बांधों में जल वन आदि क्या है? संचित कोष हैं। अब अपन आते हैं संसाधन संरक्षण पे। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संसाधन संरक्षण का। सबसे पहले संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की थी? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की थी? 1968 में क्लब ऑफ रोम द्वारा की गई थी। इंटरनेशनल लेवल पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। और इसके बाद 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस संसाधन संरक्षण विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो सबसे पहले संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। फिर 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक है स्माइल इज ब्यूटीफुल, इसके अंतर्गत संसाधन संरक्षण विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। और फिर 1987 में ब्रूडटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान प्रदान किया गया था। ब्रूडटलैंड आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी 1987 में वैश्विक स्तर पर, जिसके अंतर्गत संसाधन संरक्षण में योगदान किया गया था। और इसी रिपोर्ट में ब्रूडटलैंड रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई तथा संसाधन संरक्षण की वकालत की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई तथा संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी? तो कौन सी रिपोर्ट है वो? ब्रूडटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987। और ये रिपोर्ट जो है ब्रूडटलैंड आयोग रिपोर्ट, ये बाद में किस नाम से प्रकाशित हुई थी? हमारा साझा भविष्य अर्थात ओयूर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के रूप में, पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। याद रखना, इस आयोग की रिपोर्ट को 1987 में आई थी ब्रूडटलैंड आयोग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी तथा संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी। और बाद में ये रिपोर्ट जो है हमारा साझा भविष्य नाम से ओयूर कॉमन फ्यूचर शीर्षक नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। फिर इसके बाद आता है सतत पोषणीय विकास। ये क्या होता है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हो, अर्थात जितना भी विकास हो वो क्या हो? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो है भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। इसके अंतर्गत कितने सम्मेलन हो चुके हैं सतत पोषणीय विकास के लिए? पहला हुआ था रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, जून 1992 में हुआ था, जिसमें 178 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। याद रखिएगा, इनको इंपॉर्टेंट है। सतत पोषणीय विकास के लिए जो पहला सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जून 1992 में, इसमें 178 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। और इसी सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में
सतत पोषण विकास के लिए किसको स्वीकृति प्रदान की गई थी? एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति कौन से सम्मेलन में प्रदान की गई थी? तो रियो डी जेनेरियो प्रति सम्मेलन में प्रदान की गई थी। फिर इसके बाद आता है एजेंडा 21 है क्या? तो एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया है। और इस एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है? भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना इस एजेंडा 21 का उद्देश्य है। भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना इस एजेंडा 21 का उद्देश्य है। ये एक प्रकार से एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं व सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी व रोगों से निपटना है। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। याद रखिएगा, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे और इसका उद्देश्य है भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना। फिर इसके बाद आता है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जून 1997 में न्यूयॉर्क में। आप याद रखिएगा इनकी तारीख। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जून 1997 में न्यूयॉर्क में। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था अगस्त 2002 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। अगस्त 2002 में जोहान्सबर्ग, अफ्रीका में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसका मुख्य विषय क्या था? सतत पोषण विकास, जिसके कारण इसे सतत पोषण विकास विश्व शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे पृथ्वी सम्मेलन को सतत पोषण विकास विश्व शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें किस पर सहमति बनी थी? उत्पादन और उपभोग को सतत पोषण बनाने के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम बनाया जाएगा। इस विषय पर तीसरे पृथ्वी सम्मेलन में सहमति बनी थी। दिसंबर 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 21वें सत्र में अपने वांछित राष्ट्रीय संकल्पित योगदान विभिन्न देशों ने प्रस्तुत किए हैं। और महात्मा गांधी ने संसाधनों के बारे में क्या कहा था? कि धरती पर सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन है, उनके लालच के लिए नहीं। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का कथन था कि धरती पर सभी की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन उनके लालच के लिए धरती पर कोई संसाधन नहीं है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट संसाधन का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।